हेलो, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम आप लोगों को बता रहे थे जो है पूर्णांकों के बारे में कि पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि वह संख्याएं जो धनात्मक भी हों और धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी हों, इन दोनों प्रकार की संख्याओं को हम जो है पूर्णांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्णांक कह सकते हैं। धनात्मक संख्याओं और प्लस ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कह सकते हैं। इसी प्रकार जो हम सीख रहे थे, पूर्णांकों को जोड़ना सीख रहे थे, पूर्णांकों का गुणा सीख रहे थे, पूर्णांकों को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग जो है सीख रहे थे। इसी क्रम को जो हम आगे बढ़ाते हुए आ गए थे अभ्यास संख्या 1C पर। और हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसके स्थान पे कौन सी संख्या होगी ये हमको बताना है। मान लो कि यहाँ पे 9 भरा है या 12 भरा है या 18 भरा है, यहाँ पे 30 भरा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए जो सही हो। और जो है इस प्रकार की संख्याओं में जो है भरने वाली संख्याएं जो होती हैं, मिसिंग नंबर्स जो होते हैं, उनको करने के लिए जब उनको हम करते हैं तो देखते हैं एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को संकेत भी दिया गया है कि कैसा पैटर्न बन रहा है, कैसा बन रहा है। पहले +3 हुआ है, यहाँ से हमको यहाँ तक आने में +3 हुआ है। अगर 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, और फिर हम उसको दूना जोड़ते जाएंगे। फिर 3 का हम यहाँ पे 6 जोड़ देंगे। अब इसका दूना करेंगे 6 का तो कितना होगा, 12 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 12 का दूना कर देंगे तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, यहाँ पे 24 जुड़ जाएगा। यहाँ पे यदि हम 24 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना, 30 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है दूसरा 54 जो है सही है। यहाँ पे कितना भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा 54। कितना भरा जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 54 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 54। और यहाँ पे 54 में अगर हम कितना जोड़ दें, यहाँ पे हम जोड़ दें 84। कितना जोड़ दें, 84 यदि हम जोड़ दें तो 102 हो जाएगा। या आप जो है अब करके देखिएगा, आप इसको जो है 154 में 84 जोड़ के देखिएगा, 102 आता है। यदि आता है तो जो बात है वो सही है कि यहाँ पे 54 भरा जाएगा। ये देखिए बहुत सरल सवाल है। क्या है, सवाल जो बहुत सरल है, लेकिन बस आप लोगों को समझने की बात है। यदि आप लोगों को समझ में आ जाता है तो ऐसे सवाल आप जो है चुटकी बजाते कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग जो है सीख लिए हैं। और इसी प्रकार से अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्ववर्ती क्या होता है, यदि हम पूर्ववर्ती की बात करें तो किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 2 के पहले आने वाली संख्या 1 है, तो जो 2 का पूर्ववर्ती क्या है, 1 है। और 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 0 है। 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 0 है। और जो 0 का पूर्ववर्ती है वो -1 है। 0 का पूर्ववर्ती क्या है, -1 है। इसी प्रकार जो है पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 6 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 5। 6 का पहले क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार 4 का पूर्ववर्ती होगा -5। इसी प्रकार जो है 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 20 होगा। 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 20 होगा। वो भी -20 होगा क्योंकि -19 है। और यहाँ पे -996 का पूर्ववर्ती जो है -997 होगा बच्चों। और इसी प्रकार हमने अभी आपको बताया था कि 0 का पूर्ववर्ती -1 होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा पूर्ववर्ती क्या होते हैं, सीख लिया। अब आप ये कहेंगे कि -1 का जो पूर्ववर्ती है वो -5 कैसे हो सकता है। 5 तो बड़ी संख्या है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती हैं वह अपने आने वाली संख्या से छोटी होती हैं और उसके बाद में आती हैं। इसलिए जो है 4 का जो है पूर्ववर्ती क्या है, 5 है। देखिए तो हमने पहले देखा है, क्या देखा, जो इससे पहले वाले सवाल थे वो कितने सरल सवाल थे। केवल देखने में सवाल जो है कठिन लगते हैं, वरना इतने कठिन होते नहीं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ -3 प्लस -6, और यहाँ पे लिखा हुआ है -3 -6। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह के जगह छोटे अथवा बड़े को भरिए कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, इसके बारे में भरना है। देखिए तो इस सवालों को, इस प्रकार के सवालों को हम जो है किस प्रकार से हल करते हैं ये आइए यहाँ पे जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -3 और -6।
-3 और -6 जो हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम माइनस क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और यहाँ क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और यहाँ -6। जब यहाँ प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, और ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होती है तो जो निशान है वो नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं। और इनको क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, -6 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस -3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -9। कितना हो जाएगा, -9। और यही जो सवाल है यहाँ पे -3 और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का निशान है और यहाँ पे -6 है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ वाला जो निशान है वो बदल जाएगा, यहाँ क्या होगा, बदल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा। माइनस जब माइनस होगा तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस होता तो ब्रैकेट खुलता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता। और यदि बाहर प्लस का निशान है तो जो है अंदर कोई निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 आ गया और यहाँ पे प्लस का 6 आ गया। यदि मेरे पास 6 रुपए हो और उसमें से हम 3 खर्च कर दें तो मेरे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे मेरे पास +3 रुपए भी और बचेंगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, +3। ये बताइए -9 बड़ा होता है या +3 बड़ा होता है। देखिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और मैंने 9 रुपए खर्च कर दिए तो हम घाटे में चले गए। लेकिन मेरे पास 6 रुपए थे और उसमें मैंने 3 रुपए ही खर्च किए तो 3 रुपए मैं फायदे में हूँ। तो फायदे वाला बड़ा होगा या नुकसान वाला बड़ा होगा, फायदे वाला ऑफकोर्स बड़ा होगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी होगी, यहाँ पे यह संख्या बड़ी। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ खुला मुंह होता है और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ बंद मुंह होता है। तो आप लोग बच्चों ये जान गए होंगे कि कब संख्या धनात्मक होती है और कब संख्या ऋणात्मक होती है। यदि देखिए जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है -21 -21। तो जब यहाँ इसका ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -21 और इसका माइनस क्या हो जाएगा, +21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। और सेम इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो जब प्लस का निशान होता है तो अंदर कोई निशान नहीं बदलता। हमारे पास 21 रुपए थे, नहीं मेरे पास 21 रुपए, मैं पहली बार दुकान पे गया तो मेरे पास 21 रुपए पहले से ही दुकानदार के ऊपर उधार थे मेरे, मुझे 21 रुपए देने थे और मैंने 21 रुपए का और सामान ले लिया। तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, मेरे पास हो गए 42 रुपए माइनस में। अभी मुझे अब दुकानदार को 42 रुपए देने पड़ेंगे। तो मुझे दुकानदार को 1 भी रुपया ना देना पड़े तो हम फायदे में है कि हमको दुकानदार को 42 रुपए देने पड़े तो फायदे में है, हमको नहीं देने पड़ेंगे तो फायदे में है। तो इसलिए जो क्या है, 0 बड़ा है, -42 से क्या बड़ा है, 0 बड़ा है बच्चों। इसी प्रकार जो है सवाल नंबर ग है, क्या है, -27 +27। इसको देखते हैं यहाँ पे करके, यहाँ पे है -27, यहाँ पे है प्लस का, फिर क्या है -27 और ब्रैकेट में है। तो हमारे क्या बताया कि यदि ब्रैकेट में -27 तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो कोई निशान नहीं बदलेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, वो भी -54। कितना, -54। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है यहाँ पे है 27, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 27 माइनस और यहाँ +45। तो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -45। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हम घटा के देख लेते हैं। यहाँ पे हासिल दे दिया, यहाँ हो गया 15, 15 में से 7 गया 8 बचा और यहाँ पे 1 बचा, कितना, -18 बचा। तो आप ये बताइए कि क्या है, -54 क्या है, -54 बड़ा होता है या -18 बड़ा होता है। आपको दुकानदार को 54 रुपए देने पड़ेंगे तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे कि 18 रुपए देने पड़ेंगे तो ज्यादा देने पड़ेंगे। तो हमको जब 54 रुपए देने पड़ेंगे तो ज्यादा देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ये संख्या छोटी है
और ये संख्या बड़ी है क्योंकि मुझे यहाँ पे कम रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पे 18 वाली संख्या बड़ी है। और एक बात ये भी आप सीख लीजिए कि जो माइनस में संख्याएं होती हैं, जितनी बड़ी संख्या होगी वह उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी माइनस की संख्या होगी वह उतनी बड़ी होगी, क्योंकि वो जीरो से उतने ही करीब में होगी, जीरो से करीब में होगी। जैसे जो है सवाल नंबर 4 क्या है, खाली जगह भरिए। खाली जगह भरना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 9, 11, 13, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 27 और 67। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से सवाल को आगे कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लॉजिक ढूंढते हैं कि सवाल में एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देगा। यदि वो कॉम्बिनेशन हम सीख गए तो हमको पता चल जाएगा कि आगे की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है 2 जोड़ दिए गए हैं। 7 में 2 जोड़ दिए गए 9 बन गया, और 9 में 2 जोड़ दिए गए तो कितना बन गया, 11 बन गया। 11 में 2 जोड़ दिए गए तो कितना बन गया, 13 बन गया। इसी प्रकार इसमें 20 जोड़ दिए गए तो 27 बन गया, और 27 में 20 जोड़ दिए जाएं तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यदि 47 में 20 हम जोड़ दें और यह क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे 67 बन गया। अगर यहाँ पे 67 की जगह कोई और संख्या बन जाती तो यहाँ पे 47 नहीं भरा जाता, लेकिन यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा 47। बच्चों जो ये हाँ बच्चों, तो अगले जो सवाल है वो सवाल क्या है, वो है निम्नलिखित पूर्णांकों के उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है, पूर्ववर्ती संख्याएं पढ़ाई हैं। पूर्ववर्ती संख्या हम उनको कहते हैं जो उस संख्या के पहले आने वाली संख्या होती है, उसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 4 के पहले 3 आता है, 2 के पहले 1 आता है, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार उत्तरवर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे 2 के बाद जो आती है संख्या उसको उत्तरवर्ती है। जो 2 के बाद आएगा 3 तो 3 उत्तरवर्ती संख्या है, ठीक है। और 4 के बाद आएगा 5 तो 5 एक उत्तरवर्ती संख्या है। तो आप लोग ये जान गए होंगे कि पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ 7 का उत्तरवर्ती पूछा है, तो 7 का उत्तरवर्ती होता है 8, सिंपल है। जैसे 5 का उत्तरवर्ती पूछा है तो 5 का उत्तरवर्ती होता है -4। 20 का उत्तरवर्ती होता है -19। 997 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 997 का उत्तरवर्ती होगा 996। वैसे शून्य का उत्तरवर्ती होगा 1। शून्य का उत्तरवर्ती होगा 1। शून्य के बाद ये संख्या आएगी, 197 के बाद ये संख्या आएगी, 19 के बाद 20 के बाद ये संख्या आएगी, और 5 के बाद -4 आएगा, और 7 के बाद 8 आएगा। आप लोग जो है इसको समझ रहे होंगे। इसी प्रकार जो सवाल नंबर 6 है क्या है, किसी स्थान पर दोपहर के जो तापमान है वो क्या है, -19 डिग्री है। क्या है, सॉरी तापमान या अधिक है। अधिक का मतलब 0 से ऊपर है, इसका मतलब प्लस, क्या है, प्लस। तथा अर्धरात्रि को तापमान क्या होगा, माइनस कितना हो गया, -0 से 2 डिग्री कम हो गया। 0 से 2 डिग्री कम हो गया, तो अब तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है, तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है, ये हो गया -2। कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। तो 19 से जो है हम -2 पे आए हैं। 19 से हम कहाँ गए, -2 पे आ गए। यहाँ पे 19 था और यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे 0 है। तो 19 से हम -2 पे आएंगे तो हम कितने कदम चलेंगे, क्या तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है, 19 और 2 21 डिग्री, कितना 21 डिग्री का परिवर्तन हुआ, क्योंकि 19 डिग्री 0 तक और 0 के बाद 2 डिग्री और, तो 21 डिग्री का क्या हुआ है, क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है 21 डिग्री का। प्लेटो का जो जन्म है कब हुआ था, 429 ईसा पूर्व हुआ था। 429 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, तथा वो 348 ईसा पूर्व उनका देहावसान हो गया। तो वो कितने वर्ष तक जिए, ये ईसा पूर्व जो है, अगर हम यहाँ पे 0 मान लें तो इधर की जो होगा ये होगा,
ईसा पूर्व, और ये होगा ये क्या होगा, ईस्वी। तो इधर जो है ये माइनस में रहेगा और इधर प्लस में रहेगा। तो जो ये क्या है, क्या नाम, प्लूटो जो है वो जो है कब पैदा हुए, वो पैदा हुए भैया -429 में पैदा हुए। और ये जो है कब निपट गए भैया, ये खत्म हो गए। ये वे कब निपट गए, ये निपट गए 384 में। देखिए तो इनको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना साल जिंदा रहे ये। देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे हासिल दे दिया, और यहाँ पे जब हम हासिल दे दिया तो होगा 12, 81, कितना आ गया 81 साल। कितने साल भैया जिंदा रहे ये, 81 साल जिंदा रहे। कितने साल जिंदा रहे, 81 साल जिंदा रहे। ठीक है भैया, तो आप लोगों को ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल जो है 8 नंबर सवाल क्या है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु जो है, समुद्र तल से जो है अधिकतम गहराई वाला बिंदु, मतलब जो समुद्र तल से जो सबसे नीचे वाला बिंदु है ये है, ये अधिकतम गहराई वाला बिंदु जो है 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई वाले पर्वत की चोटी समुद्र तल से जो है कितनी, 800 कितनी, ये कितनी है 886 मीटर ऊंची है। तो कह रहा है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, तो क्या कह रहा है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से जो है चोटी की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से जो है चोटी की ऊंचाई कितनी होगी। तो पहली बात, कितना गहरा है समुद्र, 11,600 जो है गहरा है, और चोटी की ऊंचाई कितनी है 600। इसको हम आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ दिया हमने, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया कितना 8 14 4 हो गया, यहाँ से लगा दो, और यहाँ पे हो गया 1200, कितना हो जाएगा 12,486, 12,486 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे इसको जोड़ना था। और जैसे किसी चीज़ की जो गहराई है, ये वाली, ये क्या है, गहराई है, ये अगर 1160 है, 11,600 है, तो जब गहराई 11,600 है और उसके ऊपर 800 और ऊंचा है, तो जब पूरे को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत सरल था सवाल बहुत हलवा था बिल्कुल। आप लोगों को बच्चों जो है हमारा पढ़ाया हुआ जो वीडियो है, बनाया हुआ जो आप लोग देखते हैं, अगर इसमें से कुछ भी समझ में आता है या आप लोगों को हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं जिनका नोटिफिकेशन आप तक हमेशा से पहुंचता रहेगा और आप जो है हमारी वीडियोस को देख पाएंगे।